नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 6 जनवरी 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 6 जनवरी। तो आज क्या सेलिब्रेट होता है? तो देखो आज दो चीजें हैं। एक तो आज ही के दिन मनाया जाता है जैसे कि कोई बच्चा है, उसके पेरेंट्स मान लो किसी वॉर में, किसी लड़ाई में शहीद हो जाते हैं, तो आज ही के दिन मनाया जाता है। 6 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज, या उसको किस नाम से जाना जाता है तो याद रखना, वर्ल्ड वार ऑर्फन्स डे के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दूसरा, आज ही के दिन क्या है? तो आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि सिखों के 10th यानी कि लास्ट गुरु थे। हमने पिछले महीने भी ये बात डिस्कस की थी कि जैसे बाल दिवस होता है, चिल्ड्रंस डे होता है, वैसे वीर बाल दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। और वीर बाल दिवस जो था वो डेडिकेटेड था किसको? गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि सिखों के लास्ट और 10वें गुरु थे। आपको पता होगा सिखों के टोटल 10 गुरु हुए हैं। पहले कौन थे? गुरु नानक देव जी, और लास्ट कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह जी। और गुरु गोविंद सिंह जी के बाद जो उनकी गुरुवाणी है, जो उनकी बुक है, उसी को क्या मान लिया गया? गुरु मान लिया गया। ठीक है। अब आज के दिन क्या है? तो आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। सिंपल याद रखना 6 जनवरी। और पिछले महीने हमने क्या सेलिब्रेट किया था? वीर बाल दिवस सेलिब्रेट किया था, जो कि उनके दोनों जो छोटे बच्चे थे उनके नाम पर सेलिब्रेट किया जाता है। उसकी कहानी मैं उस दिन आपको समझा चुका हूं। तो चलिए इसी के साथ हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज की हमारी पहली न्यूज आती है आप लोगों के सामने। आप इन लोगों को जरूर जानते होंगे, है ना। हुआ क्या था कि अभी पिछले महीने की बात है, एक पर्सन था अतुल सुभाष। ठीक है। वो आईटी कंपनी में काम कर रहा था बेंगलोर में। ठीक है। उसका डाइवोर्स हो जाता है, डाइवोर्स का केस चलता है, 2 साल तक केस चलता है। बाद में वो बंदा क्या करता है, एक लगभग 1.5-2 घंटे की एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और उसके ऊपर अपने सारे दुख दर्द बताता है और वो सुसाइड कर लेता है। उसके बाद जो जिनके ऊपर वो एलिगेशंस लगाता है कि उसकी वाइफ उसको टॉर्चर कर रही थी, उसके जो साले साहब है यानी जो भी उनकी ससुराल वाले लोग हैं उनको परेशान कर रहे हैं पैसों के लिए, जो भी था, तो अल्टीमेटली उसके ऊपर वो एलिगेशन लगाते हुए लास्ट में सुसाइड करके मर जाते हैं। फिर हमारे इंडिया में बेसिकली हर न्यूज़पेपर आप देखोगे, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हर जगह, ठीक है, इसकी चर्चा होने लगती है, इसकी बातें होने लगती है। फिर जाकर इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और अरेस्ट करने के बाद आज इनको वापस से रिहा कर दिया गया, बेल मिल गई। अब सोचो हमारे यहां पर समझना बहुत ध्यान से। आपने देखा होगा कि हमेशा से जो वुमेन है ना, वुमेन, उनके साथ हमेशा एक्सप्लॉयटेशन होता आया है। ठीक है। जब हम वेदों के टाइम पर रहते थे, इसलिए तुमने देखा होगा आर्य समाज का जो लोगो रहता है वो होता है गो बैक टू वेदास, क्योंकि वेदों के टाइम पर ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद जो भी थे, उसके टाइम पर क्या था बेसिकली कि लड़कियों की कंडीशंस बहुत अच्छी थी। 16-16 साल की एज में शादियां होती थी। 1860 में चले जाओ, एज ऑफ कंसेंट बिल आया था, शादियां 2 साल में हो जाती थी। ब्रिटिशर्स ने बैन लगाया था कि 10 साल से कम उम्र में शादी की तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। धीरे धीरे करके शादी की एज 12 हुई, 14 हुई, अब जाकर 18 हुई है। तो अल्टीमेटली उसी समय से मैं कह सकता हूं काफी लंबे समय से वुमेन के साथ एक ऐसे वर्ग है, ऐसी सोसाइटी जिसके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता आया है। और तुम्हें भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि लड़की है तो क्या ही करेगी, क्या ही पढ़े लिखेगी ना, उनको ये सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए याद रखना एक छोटा सा मैटर आता है, जो कि हालांकि बहुत बड़ा मैटर है, जिसको हम कहते हैं डाउरी। व्हाट इज डाउरी? तो यानी दहेज। तो भारत में दहेज लेना और देना बहुत ही कॉमन है। ठीक है। मोस्टली जगह आपने देखा होगा, सबसे ज्यादा बिहार में चलता है, क्योंकि सबसे पहले आपने कहानी सुनी होगी चंद्रगुप्त मौर्य। थोड़ा सा किस्सा समझना, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर क्या हुआ था, उनसे पहले जो अलेक्जेंड्रा थे, है ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उन्होंने भारत पे अटैक किया था। उस समय हमारे यहाँ पर कौन था? पोरस हार जाते हैं तो अपनी बेटी की शादी कर देते हैं उसके साथ, सिकंदर के साथ। बाद में फिर अटैक होता है किसका? उसका सिलेलुस निकेटर का। ठीक है। अब जैसे निकेटर का अटैक होता है तो वो जब भारत पे अटैक करता है तो उस समय राजा कौन होता है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं, तो वो अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर देते हैं। चलो मुझे बताना उनकी बेटी का क्या नाम था जिनकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी? और वो उस समय दहेज में उनको पूरा अफगानिस्तान दे देते हैं। बस यहीं से दहेज की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, जस्ट समझने के लिए।
अब क्या हुआ, इंडिया में दहेज प्रथा चलती है। तो दहेज में होता क्या है कि जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसके बाद लड़के के फैमिली वाले क्या करते हैं, लड़की को परेशान करना शुरू कर देते हैं। उसका मेंटली एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है, उसको पीटना, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन होता है, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन होता है, इमोशनली अब्यूज होता है, जो भी है। और फिर उससे पैसा वसूलने की बातें की जाती है कि इतने पैसे ले आओ वरना हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हें तलाक दे देंगे। तो वो लड़की बेचारी क्या करती थी, सुसाइड कर लेती थी। तो आपने देखा होगा बहुत सारे दहेज से प्रताड़ित हुई जो महिलाएं थी वो सुसाइड कर लेती थी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए याद रखना, सबसे पहले 1961 में एक एक्ट आता है जिसे हम क्या कहते हैं, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कहते हैं। दैट वाज पास्ड इन 1961। समझ गए। और आज तक हमारे इंडिया में 3 बार ही क्या बैठी है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी है, ध्यान रखना, या जिसको मैं कह सकता हूं जेपीसी, ठीक है। जेपीसी बेसिकली जेपीसी नहीं, ज्वाइंट सीटिंग, ठीक है, जो आर्टिकल 108 में है। तो वो पहली जो ज्वाइंट सीटिंग थी, जो लोकसभा राज्यसभा दोनों एक साथ बैठते हैं, जिसको हेड लोकसभा का स्पीकर करता है, बुलाता प्रेसिडेंट है, पढ़ा होगा आपने पॉलिटी में। वो पहली बार भी कब बैठी थी, तो इसी के ऊपर बैठी थी, उस वाले पॉइंट को भी याद रखना। अब हुआ क्या कि इसमें एक्ट पास हो गया, और अगर किसी ने दहेज वगैरह लिया तो इसका एम था कि इंडिया से, हमारी सोसाइटी से डाउरी को, दहेज को खत्म करना है, एलिमिनेट करना है कंप्लीटली, ठीक है। अब एक बात समझना, ये तो एक्ट हो गया। अब मैं बात करता हूं आईपीसी, समझना, आईपीसी इंडियन पिनल कोड, ठीक है। इसका नाम चेंज हो चुका है, बताना मुझे इसका क्या नाम हो चुका है, ठीक है। अब क्या हुआ, इस आईपीसी का एक सेक्शन है जिस सेक्शन को हम कहते हैं 498 का ए पार्ट, ठीक है। और ये जो 498 का ए सेक्शन है आपका आईपीसी का, जो कि आईपीसी कब आया था तो आपको पता होना चाहिए, आईपीसी वाज पास्ड इन 1860, 1860 में। बिकॉज इन 1857 क्या हुआ था, यहाँ पे रिवोल्ट हुई थी। और जब रिवोल्ट हुई थी तो रिवोल्ट के बाद इंडिया वाज गवर्न्ड बाय ब्रिटिश क्राउन, यानी कि ब्रिटिश क्राउन या क्वीन के रूल के अंडर चला गया था। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। तो जब हम एक देश के गुलाम हो गए तो हमें रूल करने के लिए, बेटर तरीके से रूल करने के लिए उन्हें रूल रेगुलेशन चाहिए। देन दे पास्ड आईपीसी, इंडियन पिनल कोड आ गया 1860। उसी से उनको हमारे देश को चलाने के लिए बजट चाहिए था, दे पास्ड बजट। तो फर्स्ट बजट वाज आल्सो पास्ड इन 1860 बाय जेम्स विल्सन, ठीक है, क्योंकि हम एक देश के गुलाम हो चुके थे। तो आईपीसी आया, आईपीसी का एक सेक्शन बनाया गया 498। इसमें कह दिया गया कि अगर किसी वुमेन के साथ किसी भी तरीके से फिजिकल अब्यूज होता है, इमोशनल अब्यूज होता है, इकोनॉमिकल अब्यूज होता है, और अगर वो अपने परिवार के ऊपर दहेज का एलिगेशन लगा देती है, तो पुलिस क्या करेगी, हमारी फोर्स क्या करेगी, उस फैमिली के हर इंसान को जिसके ऊपर वो एलिगेशन लगाए गए थे उसको उठाकर जेल में डाल देगी। अब समझना, ये लाया इसलिए गया था ताकि उस वुमेन को, उस पर्टिकुलर वुमेन को जिनके साथ ये बुरा होता है, क्योंकि बहुत सारे केस होते थे, उनको बचाया जा सके, ठीक है। लेकिन हुआ क्या इसके बाद कि ये जो वुमेन थी ये इसका क्या करने लगी, मिसयूज करने लगी। जैसे अपनी फैमिली से, जैसे आपने देखा होगा एक वुमेन का केस था, मैं नाम भूल गया अभी उसका, जस्ट उसने 3 शादियां की। एक शादी करके 75 लाख रुपए ले लिए एलिमोनी के नाम पे, एक शादी करके 50 लाख रुपए ले लिए, एक जयपुर में शादी करके राजस्थान में उसने 36 लाख रुपए ले लिए। मतलब इसको एक बिजनेस बना लिया। आज शादी कर ली, 2 महीने बाद तलाक ले लो, 2 साल बाद तलाक ले लो, तलाक के नाम पे एलिमोनी मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, उसके बाद दूसरे से कर लो, तीसरे से कर लो, लाइफ 4-5 शादियां कर लो, उसके बाद खूब करोड़ों रुपए हो गया, लाइफ सेट हो गई। तो ये मिसयूज भी हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट को भी दिखता है, ये हमारे कानून को भी दिखता है, सबको दिखता है, क्योंकि अब तो कानून की पट्टी हट चुकी है, तुम जानते हो इस बात को, सारा लोगो चेंज हो चुका है। तो अल्टीमेटली कहा गया कि यार ये तो गलत बात है। तो 498 का जो है वो बेसिकली वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए आया गया था अगेंस्ट द अब्यूज इन मैरिज, बट वो उसका मिसयूज करने लगे। अब दिक्कत क्या है समझना, प्रॉब्लम इज कि विदाउट इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट हो जाता है। अगर किसी फैमिली मेंबर का नाम लिख दिया गया उसमें तो उसको सीधा उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। बाद में इन्वेस्टिगेशन होगी कि उसने कहा था, नहीं कहा था, कुछ किया था, नहीं किया था। अगर नहीं किया होगा तो उसको बेल मिलने के चांसेस, अदरवाइज तो बेल भी नहीं मिलेगी। तो बेसिकली इसका मिसयूज करने लगी महिलाएं धीरे धीरे, और ऐसे हजारों केस हुए। इसके बाद भी एक कैफे ओनर ने सुसाइड कर लिया। तो एक बहुत अच्छा टॉपिक भी है, एक मुद्दा भी है, याद रखना, जो आपके एग्जाम तक आते आते हो सकता है इसमें कुछ नया डिसीजन देखने को मिले। हालांकि ऐसे केसेस के अंदर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो एक बार कह चुका है पहले 2017 में, ठीक है, बिहार का केस था, रमेश कुमार वर्सेस बिहार, स्टेट ऑफ बिहार का केस, कि पहले इन्वेस्टिगेट करो देन उसको अरेस्ट करो, ना कि सीधा अरेस्ट करो।
ये बात भी याद रखना, समझ में आ रही है। तो 2-4 बात याद रखना। एक्ट कौन सा है? तो द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इट वाज पास्ड इन 2005। किस प्रकार का वायलेंस? तो याद रखना फिजिकल, इमोशनल, इकोनॉमिकल एब्यूज भी अगर आप करते हो तो भी आपको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। तो एक्ट 2005 सेक्शन 498 का ए। लेकिन आजकल इसका क्या हो रहा है? मिसयूज हो रहा है, जिसकी वजह से ये आजकल न्यूज में बना हुआ है। सिंपल सा याद रखना, ठीक है। नो पनिशमेंट फॉर द फॉल्स एलिगेशंस, ये सबसे बड़ा इसका मिसयूज है कि अगर मान लो किसी ने गलत एलिगेशन लगा दिए, मान लो किसी पर्सन पे लगा दिए एलिगेशन कि ये तो मुझे दहेज के लिए दुखी कर रहा था और मुझे तो तलाक चाहिए। बाद में 3 साल तक केस चला, वो जो पर्सन था वो अच्छा कमाता था, उसकी जॉब छूट गई, उसके टेंशन में बहुत सारी बीमारियां हो गई, उसके रिश्ते बिगड़ गए दुनियादारी से सबसे। इन सब का लॉस कौन फुलफिल करेगा? तो इसका भी प्रोविजन होना चाहिए। ये सारी बातें इसमें डिस्कस की हुई है। तो 2-4 बातें याद रखना। व्हाट इज 498, ठीक है। जैसे मैंने कहा था 2017 अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था रूल्ड रूटीन मैनर में अरेस्ट होना चाहिए, समझ गए, एंड मस्ट बी प्रेसिडेड बाय द इन्वेस्टिगेशन, ना कि पहले अरेस्ट होना चाहिए फिर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। हमें नीड ऑफ एंटी डाउरी लॉज की भी नीड है, ठीक है। हमें टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशंस चाहिए और हमें पेनलाइजिंग द फॉल्स एलिगेशंस के लिए भी कुछ ना कुछ रूल्स चाहिए। तो ये क्या था? सेक्शन 498। अच्छा, यहीं से मिलता जुलता एक सेक्शन है, कौन सा? सेक्शन 497 आप लोगों ने सुना होगा, जिसको हम कहते हैं अडल्ट्री, ठीक है। और अडल्ट्री जो है बेसिकली वो अब क्या है? डीक्रिमिनलाइज कर दी गई है, मतलब अब ये क्राइम नहीं है, पहले ये क्राइम था। और इसमें कम से कम महीनों से लेकर 5 साल तक की अप टू 5 ईयर सजा भी थी, लेकिन अब ये हटा दी गई है, ध्यान रखना। और इसमें भी क्या था? इसमें भी एक्चुअल में क्या हो रहा था, देखो समझना, आपने लीगल में पढ़ा होगा कि मान लो एक पर्सन है, ठीक है, एक लड़का है, और मान लो ये क्या है? एक लड़की है, ठीक है। इन दोनों की हो जाती है शादी, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये जो लड़की है ये किसी दूसरे लड़के के साथ रिलेशन में है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल समझ रहा। अब ये लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ रिलेशन में है, अगर ये अपने हस्बैंड को बताकर जाती है कि हाँ मैं उसके साथ रिलेशन में हूं, तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, उसके साथ रिलेशन में है। अब अगर लड़का केस कर देता है कि नहीं मेरे साथ गलत हो रहा है, कि ये उसके साथ रिलेशन में है, मुझे पता भी है, नहीं पता है या पता भी है, तो भी पनिशमेंट किसके ऊपर डाली गई? इस लड़के के ऊपर डाली गई, लड़की को कुछ नहीं कहा गया। देन फिर इसमें क्या था? मान लो ये लड़का है, ये लड़की है, ठीक है। अब ये लड़का किसी लड़की के साथ, किसी गर्ल के साथ रिलेशनशिप में आ गया, ठीक है, और ये अगर इसको बताकर जाता है तो पंगे हो जाने हैं, क्योंकि इस डाइवोर्स हो जाना है। उधर से भी यही केस था, डाइवोर्स हो जाना है। लेकिन मान लो ये बताकर भी चली गई, तो किसके ऊपर केस पड़ रहा था? लड़के पे। अब मैंने कहा कि ये लड़का चला गया और उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में, और इस लड़की को पता है, इसकी वाइफ को पता है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, उस केस में भी केस किसके ऊपर डल जाएगा? लड़के के ऊपर। मतलब दोनों ही केस में कौन किसके ऊपर मैं कह सकता हूं कि पनिशमेंट पड़ रही थी? तो ये वाला जो पूरा मैटर था अडल्ट्री, इसको भी क्या कर दिया गया है? डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। पहले ये क्या था? क्राइम माना जाता था, सिंपल सा समझना, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। श्री पीयूष गोयल अनवेल्स लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2024 रिपोर्ट। देखो समझना बहुत ध्यान से, आज के टाइम पर अगर मैं कहूं कि मुझे डेवलपमेंट करना है, मुझे हमारे देश का अपलिफ्टमेंट करना है, मुझे इकोनॉमी बूस्ट करनी है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है मेरे लिए? तो मेरे पास होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। अगर मेरे पास रोड कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, मुंबई पोर्ट के ऊपर सामान पहुंच जाता है 10 तारीख को और दिल्ली में आते आते उसको 20 तारीख हो जाती है, तो 10 दिन तक वो सामान वेस्ट रहा, इतना तो यूज हो जाना था। तो सामान आया, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, खपत हुई, यूज हुआ, फिर आया, फिर यूज हुआ, फिर चला गया। मतलब अगर मैं इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं तो मेरे पास क्या स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? तो मेरे पास लॉजिस्टिक बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी कि मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। कौन सा? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दुनिया में वर्ल्ड में चल रहा था, 2018 से स्टार्ट हुआ था, हमने भी उसी टाइम से स्टार्ट किया। नाम क्या रखा गया याद रखना? लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स।
तो आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय लीड्स, तो सिंपल याद रखना इट वाज लॉन्च्ड इन 2018। आप समझ गए होगे उसमें क्या हो रहा होगा। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018 में आया था, ठीक है। उसके बाद ही हमने यहाँ पर स्टार्ट किया, ठीक है। 2023 की जो रिपोर्ट आई थी, ठीक है, किसकी, वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। इस इंडेक्स में इंडिया वाज एट द 38th रैंक आउट ऑफ 139 कंट्रीज। तो ये भी एक फैक्चुअल डाटा याद रखना। समझ गए ना पूरा मैटर क्या है, ठीक है। अब एक बात समझना, इसमें अभी इसकी क्या आई है, रिपोर्ट आई है, ठीक है। इस रिपोर्ट में कुछ स्टेट्स लीड कर रहे हैं, तो सिंपल फैक्चुअल में याद रखना, ज्यादा कुछ रट्टाफिकेशन नहीं करना है। अचीवर्स में पहले नंबर पर है गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, ठीक है। फास्ट मूवर्स में आंध्र प्रदेश एंड गोवा। एस्पायरीज में कौन कौन सा है, एस्पायर्स में कौन कौन सा है, केरला, वेस्ट बंगाल। ये है कोस्टल स्टेट, ठीक है, आपको दिख रहे होंगे कोस्टल स्टेट। अगर मैं कहता हूं लैंड लॉक्ड स्टेट कौन कौन से हैं उनके अंदर, तो वो कौन से हो जाएंगे, जो कोस्ट एरिया से बाउंड्री नहीं लगाते। दो स्टेट कौन कौन से हो जाएंगे, तो अचीवर्स में हरियाणा, तेलंगाना, यूपी, उत्तराखंड। और आपके फास्ट मूवर्स के अंदर बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। और आपके एस्पायर्स में कौन से हो जाएंगे, छत्तीसगढ़ और झारखंड। जस्ट फैक्चुअल डाटा है, तो फिर से एक बार समझ लो। 2018 में आया था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में काम करता है। क्या बताता है कि लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, यानी कि कैसे लॉजिस्टिक को क्या किया जा सकता है, स्मूथ और फास्ट बनाया जा सकता है, ठीक है। सिंपल वन लाइनर में याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे पहले हमारे यहाँ पर अगर मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, तो देखो आजकल आप देख रहे होगे हर जगह रोड ही रोड बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन का। जैसे बीजेपी की सरकार जब भी आती है, रोड कंस्ट्रक्शन पे पक्का ध्यान दिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम वाज पास्ड इन, चलो बताना कब आई थी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम, मैं पढ़ा चुका हूं पहले, ठीक है। जो किसको कनेक्ट कर रही थी, दिल्ली को मुंबई से, मुंबई से चेन्नई को, चेन्नई को कोलकाता से, कोलकाता को दिल्ली से। उसके बाद आपने पढ़ा होगा नेशनल कॉरिडोर स्टार्ट हुए थे। नेशनल कॉरिडोर जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से कनेक्ट कर रहा था, गुजरात को आसाम के सिलचर से कनेक्ट कर रहा था। बेसिकली गलियारे बना दिए गए थे कॉरिडोर्स, जो कि 7141 किलोमीटर की लेंथ के थे, ठीक है। तो ये क्या किस लिए स्टार्ट किए गए थे, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए। बात समझ में आ रही है, तो सिंपल सा फैक्ट याद रखना। चलते हैं, पेंशनर्स कैन विड्रॉ ईपीएफओ पेंशन फ्रॉम एनी बैंक ब्रांच मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। अब आपने एक डिपार्टमेंट का नाम सुना होगा ईपीएफओ, ठीक है, ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो सिंपल याद रखना, ईपीएफओ वाज कंस्ट्रक्टेड, वाज फॉर्म्ड, वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1952 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, तो ईपीएफओ, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर काम करता है, पहला पॉइंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो सिंपल याद रखना इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर, इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है, ठीक है। करता क्या है, तो सिंपल याद रखना, ये आपने देखा होगा ना कि पीपीएफ कटता है, ईपीएफओ कटता है ना, पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम कुछ दिन पहले आई थी, ठीक है। जैसे इंडिया में, अगर इंडिया में मैं देखूं टोटल 7.85 मिलियन पेंशनर्स हैं भारत में, समझना इतने पेंशनर हैं, और इनकी पेंशन जाती है किसी ना किसी बैंक अकाउंट से, ठीक है। तो कई बार देखा होगा पेंशन लेने के लिए उनको जाना पड़ता था बैंक के अंदर, किसी की पोस्ट ऑफिस में आ रही है, उन सबको हटाकर सिंपल सा एक मॉडर्नाइज पेंशन डिस्बर्समेंट का सिस्टम बना दिया गया, जिसका मतलब क्या है, पेंशनर्स कैन विड्रॉ ईपीएफओ पेंशन फ्रॉम एनी बैंक ब्रांच। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने कहा है कि किसी भी बैंक ब्रांच से वो निकाल सकते हैं। तो चार बातें याद रखना, व्हाट इज ईपीएफओ, क्या काम करता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। अब समझना, इस ईपीएफओ की 3 स्कीमें चलती है। पहला है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड स्कीम, जो 1952 में आई थी, ठीक है। जैसे इसका एक चलता है पीपीएफ, मैं बिल्कुल शॉर्ट में समझा देता हूँ, प्रोविडेंट पीपीएफ फंड चलता है, ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो आप कम से कम 500 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए साल के जमा कर सकते हो, सरकार इसके ऊपर, गवर्नमेंट इसके ऊपर डिसाइड करती है कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे आज आई थिंक 7.1% चल रहा है आज के टाइम पर, ठीक है, बढ़ता रहता है, ठीक है, गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। और जब आपका मिनिमम लॉकिंग पीरियड होगा 15 साल के बाद ये पैसा जो है आप हर साल इन्वेस्ट करोगे, कम से कम 500, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख, ये पैसा आपको एक साथ लमसम में मिल जाएगा, कब, 15 साल के बाद, ठीक है।
अब मान लो कोई प्राइवेट सेक्टर में है और उसकी पेंशन नहीं बनी हुई है, समझना बहुत ध्यान से। जैसे इसकी दूसरी स्कीम है एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम, ईपीएस। ईपीएस आई थी 1995 में, ठीक है। अब ईपीएस में क्या होता है, जैसे मान लो आप आर्मी में जॉब करते हो तो आपने सुना होगा उनकी पेंशन बंदी होती है। आजकल जो स्टेट गवर्नमेंट जॉब होती है उनके अंदर ऐसा पेंशन स्कीम तो है नहीं, तो आजकल एनपीएस आ रखा है, न्यू पेंशन स्कीम आ रखी है, जिसमें 10% सैलरी जो है आपकी वो एम्प्लॉय की सैलरी कटती है, उतना ही 10% के आसपास 10 या 14% एम्प्लॉयर डालता है उसके अंदर। देन जब आप रिटायर हो जाओगे, 60 साल के होगे, तो आप उसके अंदर से 60% जो पैसा आपका जमा होगा उसको विड्रॉ कर सकते हो। 40% पैसा एज ए पेंशन आपको जब तक आप जिंदा रहोगे वो मिलता रहेगा। तो ये क्या था, न्यू पेंशन स्कीम का कॉन्सेप्ट था। तो सिंपल याद रखना, ये जो पेंशन स्कीम थी ये कब स्टार्ट हुई थी, 1995 में। तो अब उसको क्या कर दिया गया, बिल्कुल बैंक से निकाल सकते हो और कुछ भी नहीं, सिंपल याद रखना। अब आपने देखा होगा बहुत सारे बूढ़े लोग होते हैं जो बेचारे पोस्ट ऑफिस भागे भागे जाते हैं पेंशन निकलवाने के लिए, है ना। उनको प्रूफ देना पड़ता है कि हर महीने जिंदा है कि मर गए हैं, कोई मरे हुए की पेंशन तो नहीं निकाल रहा है ना। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उन सबको खत्म करते हुए बिल्कुल इसको सिंपल कर दिया गया। तो 4 फैक्चुअल डाटा याद रखना। Employees Pension Scheme, it was launched in 1995 to provide social security benefits, समझ गए ना, वही कि उनको सोशल सिक्योरिटी मिल जाएगी। It aims to provide a monthly pension to employees, वही बातें हैं, ठीक है। रिटायरमेंट के बाद द मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी इज लिमिटेड टू 15,000 रुपए एवरी मंथ। ये जब आया तब की बात है, ठीक है। उसके बाद इसमें इंप्लीमेंटेशन होती गई, चेंजमेंट होते गए। एलिजिबिलिटी क्या होती है, रिटायर्ड पर्सन मस्ट बी ए मेंबर ऑफ ईपीएफओ, आपको ईपीएफओ का मेंबर होना चाहिए। ही मस्ट हैव कंप्लीटेड मिनिमम ऑफ 10 years ऑफ सर्विस, हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 10 years ऑफ द सर्विस। ही मस्ट हैव रीच्ड द एज ऑफ 58 years, कैन ऑल्सो विड्रॉ फ्रॉम द एज ऑफ 50। बोथ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट टू द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट पेंशन स्कीम, ये वही है, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। IIT Madras partners with Union Government to enhance agricultural extension system। तो जो आपकी सिंपल याद रखना 1 लाइनर क्वेश्चन है कि जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है वो IIT मद्रास के साथ मिलकर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो है IIT मद्रास के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट चला रही है जिसका नाम है प्रोजेक्ट विस्तार। सिंपल, व्हाट इज प्रोजेक्ट विस्तार? वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, मतलब वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। इसका सिंपल सा मतलब ये है टू एक्सेस हाई क्वालिटी एडवाइजरी सर्विसेज। जो किसान होते हैं रूरल इलाकों के अंदर, गाँव के अंदर, उनको जो सरकार के द्वारा चली हुई जो स्कीम्स होती हैं, ठीक है, जो बेसिकली जो टेक्नोलॉजी चल रही है आज के दिन, ठीक है, कि भाई सरसों को मैक्सिमम कैसे उगाया जाए, उनमें होने वाली बीमारियों को कैसे रोका जाए, इन सब ने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है और किसको बढ़ाना है, क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। सिंपल सा याद रखना, ठीक है। तो 1 लाइनर क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है हमें। ओके, ये वाला देखा होगा आपने, ये वाली इमेज आपने अगर द हिंदू पढ़ा होगा तो सबसे पहले पेज के ऊपर ये इमेज बनी हुई है। और ये इमेज क्या बनी हुई है, प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन कहाँ पर हो रहा है, तो 8 to 10 जनवरी 2025 कहाँ हो रहा है, भुवनेश्वर, ठीक है। सिंपल याद रखना, भुवनेश्वर में। द फ्लैगशिप इवेंट कमरेट्स द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका। देखो आपने पढ़ा होगा गांधी जी, है ना। अगर आपने महात्मा गांधी नहीं पढ़ा तो आपने मॉडर्न हिस्ट्री कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। इनके बिना कुछ भी नहीं है। महात्मा गांधी जी आपने पढ़ा होगा, इनका जन्म कब होता है, 2 अक्टूबर, ठीक है, 1869 को। इनकी डेथ कब होती है, 30 जनवरी 1948 को। जिस दिन इनका जन्म हुआ था उस दिन हम क्या बनाते हैं, गांधी जयंती बनाते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल पीस डे बनाया जाता है, याद रखना। जिस दिन इनकी डेथ हुई थी उस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है, याद रखना। 2 शहीद दिवस मनाए जाते हैं, एक भगत सिंह जी की डेथ पर और एक महात्मा गांधी जी की डेथ पर मनाया जाता है, याद रखना। और इनको 30 जनवरी 1948 को असैसिनेशन कर दिया था, किसने, तो असैसिनेटेड बाय नाथूराम गोडसे, ठीक है। अब समझना, ये जो महात्मा गांधी जी थे ये अफ्रीका गए थे, साउथ अफ्रीका, ठीक है। पढ़ने नहीं गए थे, याद रखना, केस लड़ने गए थे दादा अब्दुल्ला खान का। और ये वापस कब लौटे थे, ये वापस कब आए थे, रिटर्न कब हुए थे, तो याद रखना 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को वापस लौट गए थे। और जिस दिन ये लौटे थे उस दिन क्या बनाया जाता है, NRI डे बनाया जाता है, ठीक है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया डे, यानी कि भारतीय प्रवासी दिवस।
ठीक है, तो इस बार कहां पर सेलिब्रेट हो रहा है, तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं, सिंपल याद रखना भुवनेश्वर में ये इस बार मनाया जा रहा है, वन लाइनर में याद रखना। और गांधी जी मुझे ज्यादा पढ़ाने की नीड नहीं है, आई होप कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री में ये चीजें पढ़ा दी गई होंगी। Ahead of the PM's Paris trip, Rafale Scorpion deals reach final leg। अभी देखो मोदी जी जो है ना वो कहाँ जाने वाले हैं, देखो हमेशा कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, तो इस बार कहाँ जाने वाले हैं, तो सिंपल याद रखना पेरिस, फ्रांस। लास्ट ईयर भी गए थे, वहां पर क्या हो रही है, तो याद रखना AI समिट हो रही है। व्हाट इज AI? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इसको अगर आप नहीं जानते आज के जमाने में तो आपका जीना व्यर्थ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ इसी पे चल रहा है, ठीक है। अब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर क्या है समझना, जैसे इसका मिसयूज भी होता है। आजकल एक वीडियो चल रही है कि राजस्थान के अंदर UFO आ गया है ना, क्या बोलते हैं एलियन आ गए, तो जस्ट एक AI की बनाई हुई वीडियो है ना, जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके मिसयूज बहुत सारे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना कब था, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 1956 में बना था AI, एंड इट वॉज फाउंडेड बाय जॉन मैकार्थी। It was founded by जॉन मैकार्थी 1956। और फिर क्या हुआ, 2022 में इसको नया नाम दे दिया गया, इसका एडवांस वर्जन चैट GPT। चैट मतलब चैट करना, GPT मतलब जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो पहले से ट्रेंड है, उससे तुम चैट कर सकते हो, ठीक है। इट वॉज स्टार्टेड इन 2022 बाय, कौन था वो, तो सैम ऑल्टमैन, ठीक है। और उसने एक कंपनी भी बनाई थी जिसका नाम क्या था, ओपन AI। आजकल तो सब क्या आ चुके हैं ना, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा एप्पल का, गूगल का, ठीक है, फेसबुक का, LLM 3, ऐसे सब क्या आ चुके हैं अपने खुद के AI वर्जन। भारत सरकार के लिए कौन सा था, भारत GPT, ठीक है, जो IITs ने मिलकर बनाया था भारत GPT, ये भी याद रखना, ठीक है, ये आ गया। फिर इसका एडवांस वर्जन आ गया GPT-4, ठीक है, जो कि आजकल चल रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर AI के ऊपर क्या होने वाली है, समिट कहाँ पे, फ्रांस पेरिस में, तो वहां पर कौन जाने वाले हैं, मोदी जी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और उसके साथ साथ किस चीज की डील होने वाली है, तो 26 रफाल M फाइटर जेट की डील होने वाली है इंडियन नेवी के लिए, सिंपल याद रखना। स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन की डील होने वाली है, कल परसों मैंने आपको पढ़ाया था INS वागसीर, ठीक है। और वो जो वागसीर स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट 17B 15, वो सब पढ़ाया था, वो जो बेसिकली था वो किसके साथ चल रहे थे हमारा, तो फ्रांस के साथ ही चल रहा था, ये भी हमने उस दिन पढ़ा था, ठीक है। तो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की डील होने वाली है, ठीक है, इसकी डील होने वाली है, लगभग $10 बिलियन की डील होने वाली है। तो जिस दिन होगी, ठीक है, अगले महीने, तो हम दोबारा से पढ़ लेंगे, सिंपल याद रखना, ठीक है। और जो फ्रांस है उसके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत पुराने हैं। 1948 में हमने उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बना लिए थे, 1947 में हम आज़ाद हुए थे, 1948 में हमने रिलेशन बना लिए थे किससे, फ्रांस से। जब मैंने आपको DRDO पढ़ाया था तो मैंने तुम्हें एक कहानी समझाई थी कि इंडिया को भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना था, क्योंकि दुनिया में वही पावरफुल था जिसके पास क्या होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो पावरफुल। एवरीवन वाज फाइटिंग फॉर द न्यूक्लियर बॉम्ब, बट इंडिया जस्ट आजाद हुआ था तो हमारे पास कुछ था ही नहीं। USSR के पास जाए तो USA बॉम्ब मार देगा, अगर USA के पास जाए तो USSR। देन हम शिफ्ट हुए किसकी तरफ, फ्रांस ने हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए क्या दिया, जो उसमें हम यूज करते हैं यूरेनियम और ये सब देना शुरू किया। हमने उससे क्या बनाया, फिर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, और हमने फिर उसको 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम पर हमने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा करके टेस्ट किया होता है। तो उस समय भी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर कौन था, या हमारा सबसे अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशन किसके साथ थे, फ्रांस के साथ, याद रखना, ठीक है। तो फ्रांस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड वी आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर फ्रांस। उनके पर्सपेक्टिव में हम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। हमारा, अच्छा, आपने पढ़ा होगा, आपने एक चीज पढ़ी होगी कि भारत में सबसे पहले कौन आए थे, तो आप कहोगे सर भारत में आने वाले सबसे पहले कौन थे, पुर्तगीज, देन डच, देन ब्रिटिश, देन फ्रेंच, स्वीडिश, डेनिश भी आए थे, लेकिन उनको हम पढ़ते नहीं है। तो पुर्तगीज सबसे पहले आए थे 1498 में, ठीक है, वास्को डी गामा, और सबसे लास्ट गए थे 1961 में, पढ़ा हुआ है हमने मॉडर्न हिस्ट्री में, ऑपरेशन विजय किया था हमने, ठीक है। गोवा कौन से छीना था, आपने डच भी पढ़ा होगा, ठीक है, वार ऑफ बेदारा से चले गए थे, वार ऑफ बेदारा से चले गए थे, ठीक है, जो कि 1759 में हुआ था। आपने ब्रिटिश भी पढ़ा होगा, जो आज़ादी के इस टाइम पर 1947 में चले गए, ये तो पूरा मैटर था ही। फ्रांस कब गए थे, फ्रेंच कब गए थे, तो फ्रेंच लोग कब गए थे, तो आपने पढ़ा था 1761 में क्या हुआ था, तो कार्नेटिक वॉर से गए थे। लेकिन याद रखना, ये कार्नेटिक वॉर से चले तो गए थे,
चले तो गए थे, लेकिन कुछ जगह थी वो अभी भी इनके पास थी। जैसे इनसे हमने जबरदस्ती गोवा छीना था, तो इनके पास भी कुछ चीजें थी। जैसे गोवा को क्या कहते हैं, विंडो ऑफ पुर्तगीज कल्चर, क्योंकि वहां पर उनका रूल था, तो मैक्सिमम उन्हीं के जैसी चीजें बनी हुई है। तो विंडो ऑफ पुर्तगीज कल्चर किसको कहते हैं, गोवा को। सिमिलरली विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर किसको कहा जाता है, तो पुडुचेरी को कहते हैं, जिसको पौंडीचेरी कहते थे पहले, पुडुचेरी इज नोन एज द विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर। तो हमने 1954 में एक समझौता किया था, एक ट्रीटी की थी, याद रखना, दिल्ली ट्रीटी was signed in 1954. Under this Delhi Treaty that was signed in 1954, 5 settlements were returned to India. भारत को 5 सेटलमेंट उन्होंने दे दिए थे, जो उन्होंने कैप्चर कर रखे थे। सिंपल सा याद रखना। और हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कब से उनके साथ, 1998 से। ये कुछ बेसिक बातें याद रखना। अरे याद है ना, पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच, ठीक है, पढ़ लेना एक बार मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। 10 और 11 फरवरी को होगा, जब होगा तो दोबारा आएगा तो हम इसको दोबारा पढ़ लेंगे, ठीक है। डाटा प्रोटेक्शन रूल्स, यूनियन गवर्नमेंट प्रोमिस टाइम फॉर कॉम्प्लायंस, ये शायद मैं पढ़ा चुका हूं। डाटा फिड्यूसरीज, कितना डाटा, व्हाट डाटा, वाई डाटा, क्यों डाटा ही करोगे, कैसा डाटा करोगे, कहां उसको स्टोर करोगे, क्या गारंटी है कि वो लीक नहीं होगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक बार इसको पढ़ चुके हैं। वो जो बिल आया था 2023 को, उसको पास करने की जस्ट बातें की जा रही है, ठीक है। मैं पढ़ा चुका हूं लास्ट टाइम, तो आई होप आप ये चीजें जानते होंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं। उस दिन हमने के पुट्टास्वामी केस को डिस्कस किया था कि राइट टू प्राइवेसी भी होनी चाहिए, ठीक है। डाटा इज द, याद रखना, डाटा इज द फ्यूचर गोल्ड, ठीक है। इस डाटा को फ्यूचर गोल्ड कहा जाता है। मोदी इनोग्रेट्स दिल्ली सेक्शन ऑफ RRTS मेरठ नाउ 840 मिनट राइड अवे। मोदी जी ने क्या किया, इनोग्रेशन किया है। किसका, सिंपल याद रखना, मैं एक बार पढ़ा चुका हूं पहले, हालांकि 2 वीक पहले। 13 किलोमीटर लंबी रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम का इनोग्रेशन किया गया है। ये बनाई गई है न्यू अशोकनगर दिल्ली से साहिबाबाद यूपी के बीच में। सिंपल वन लाइनर है, याद रखना, ठीक है। इसी को नमो भारत ट्रेन का नाम दिया गया है। 58 किलोमीटर की जो ट्रैवलिंग है उसको 40 मिनट में कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस जो RRTS है, बेसिकली RRTS कब स्टार्ट हुआ था, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, इट वाज स्टार्टेड इन 1998-1999 के बजट में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। किसके अंडर में है, तो सिंपल याद रखना, सारे फैक्चुअल डाटा है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन NCRTC, अंडर NCRTC RRTS ने ये जो रैपिड ट्रेन सिस्टम है वो स्टार्ट किया है, और मोदी जी ने इनोग्रेट किया, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट्स वाई बस इसको वन लाइन में पढ़ के छोड़ देना। किस किस स्टेट की गवर्नमेंट इसको चलाती है, तो दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट तो है ही है, प्लस दिल्ली NCR। और दिल्ली NCR में कितने जिले आते हैं, चलो मुझे बताना। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन द दिल्ली NCR, कितने जिले आते हैं, उस दिन मैं पढ़ा चुका हूं तुम्हें, ठीक है। तो कौन कौन है इसमें, दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है और यूपी है। इन चारों को मिलाकर दिल्ली NCR बना हुआ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। इंडिया नीड्स टू प्रायोरिटाइज प्रिवेंटिव केयर। देखो, हमें प्रिवेंटिव केयर को बनाना पड़ेगा। देखो, एक होता है कि डिजीज, कुछ खाने से कुछ गलत डिजीज हो रही है, ठीक है। गलती से सांप ने काट लिया तो जहर चला गया, तो अब तो मुझे दवाई लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन मैं अब क्या करता हूं, मैं हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जीता हूं, मैं जानबूझकर मोमोज खाता हूं, मैं जानबूझकर पेटीज खाता हूं दिन भर, बर्गर खाता हूं दिन भर, ठीक है, पिज्जा खाता हूं दिन भर। 10 साल बाद क्या होगा, मुझे डायबिटीज हो जाएगी, मुझे ब्लड शुगर और BP हो जाएगा, पूरा सिस्टम मेरा खराब हो जाएगा। तो ये कैसे डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, याद रखना, जो कम्युनिकेट नहीं होती हैं, जो आपके लाइफस्टाइल से बनती हैं। बात समझ में आ रही है। तो ऐसी डिजीज जैसे हार्ट अटैक आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। आपकी खुद की जीवन की जो लाइफस्टाइल है ना, डेली लाइफस्टाइल, वो आपको हार्ट अटैक क्रिएट करता है। बात समझ में आ रही है ना। ये हेरिडेटरी है कि हेरिडेटरी है, उसको हुआ था तो मुझे भी हो जाएगा, घर में किसी को, ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आ रही है। तो दीज आर बेसिकली नोन एज NCD, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इतनी बढ़ रही है कि इनके ऊपर हर 10वें दिन कोई ना कोई पैसेज आता ही आता है। आप विश्वास नहीं करोगे, इंडिया में पिछले 2-3 सालों के अंदर हर साल, लगभग हर साल 65% जो डेथ होती है ना, वो NCD से होती है। हार्ट अटैक हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, इनसे होती है। 2010 और 13 के बीच में 50% डेथ इनसे होती थी। सोचो कितना रेशो बढ़ गया। 5 साल अगर मैं आगे चला जाऊं तो 100% डेथ इससे होने लगेगी। मतलब कि नेचुरली तो कोई मरेगा ही नहीं, सब इन्हीं बीमारियों से मर जाएंगे जो कि खाने पीने से हो रही हैं। तो हमें इनको प्रिवेंट करने के ऊपर क्या रखना चाहिए, प्रायोरिटी रखनी चाहिए। बस यही इसमें डिस्कस किया गया। बहुत अच्छा आर्टिकल है, ठीक है, लेकिन तुम्हें कुछ समझना भी है।
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तुम्हारे जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, समझ रहे हो बात को, तो मत खाया करो। अभी एक रिपोर्ट आई थी, है ना, कि जो आप मेयोनीज यूज करते हो ना बर्गर पैटीज में, है ना, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल वही है किसके लिए, बच्चों में होने वाली टीबी, उसके लिए, डायबिटीज के लिए। छोटे छोटे बच्चे 5-5, 10-10, 12-12 साल के बच्चों की डायबिटीज पहुंच रही है, और इतनी पहुंच रही है 400 पार। दिन में 4 इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। सोचो कैसे वो सर्वाइव करेंगे, कैसे वो सर्वाइव कर पाएंगे वो जिंदगी, जो 60 साल बाद बीमारी होनी चाहिए तो तुम्हें 12 साल के अंदर हो रही है। तो इनसे बचने के लिए हमें लाइफस्टाइल को मेंटेन करना होगा। तो मेरी एक पर्सनल राय भी है, इसको मान लेना, ठीक है। अब कहोगे सर आप बहुत पर्सनल राय देने लगे हो ना, आपके काम की चीज है। हाई हेल्थ केयर को समझना, भारत में 280 लाख करोड़ रुपए 2030 आते आते हर साल किस पे खर्च होने वाला है, बीमारियों में खर्च होने वाला है। और वो भी कौन सी बीमारियों पे, एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। देखो होता क्या है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है ना, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये सब, डायबिटीज, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है, कैंसर, ये सारे एनसीडी में आती है। इनका रीजन क्या है समझना, आज इसे छोड़ देना, तंबाकू, ठीक है, टोबैको जिसको कहते हैं, अल्कोहल, ठीक है, उसके बाद आपका डिक्रीज वेजिटेबल एंड फ्रूट इनटेक, अगर आप सही से फ्रूट वगैरह नहीं खाओगे तो बीमार हो जाओगे, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखना है, ओबेसिटी का ध्यान रखना है, फिजिकल इनएक्टिविटी में नहीं रहना है, एक्टिव रहना है, ठीक है, इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एनसीडी के लिए, ठीक है, अल्कोहल, टोबैको, अनहेल्दी डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी, बस ये 5 चीजें हैं, 4 चीजें हैं जो आपको एनसीडी की तरफ ले जाती हैं। तो आज ही से इनको करना शुरू कर दो, मतलब इसको अवॉइड, इसको अवॉइड, इसको अवॉइड और इसको करना शुरू कर दो, फिजिकल एक्टिविटी। समझ गए, सिंपल सा याद रखना। हाँ, और एक बात याद रखना, इंडिया इज नोन एज डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के केस भारत में है, तो डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड किसे कहते हैं, इस पॉइंट को याद रखना, इंडिया को कहा जाता है, ठीक है, इंडिया को डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, द मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर चाहे सरकार कितने प्रोग्राम चला ले, आयुष्मान भारत चला ले, ठीक है, चाहे द्रोणाचार्य भारत चला ले, कुछ भी चला ले, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट है, एम्पावर द गार्जियंस ऑफ द अर्थ, डू नॉट रॉब देम। देखो ये जो लोग हैं ना, बेसिकली आपको लगेगा कि यार ये लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं, बेवकूफ हैं, हम शहरों में रहने लग गए हैं, हम जींस पहनने लग गए हैं, हम बहुत ईमानदार, हम ईमानदार तो छोड़ो, है ना, हम बहुत वो हो गए हैं, अच्छे लोग हैं, सिविलाइज्ड हो गए। नहीं, वी आर एक्चुअली कर क्या रहे हैं हम लोग, वी आर रोबिंग द नेचर। हम रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को प्रिजर्व कर रहे हैं, बचा रहे हैं आज भी। बेसिकली बात किसकी हो रही है समझना, पूरा मुद्दा ट्राइब्स की। ट्राइब वो लोग होते हैं, ट्राइब्स में वो काउंट होते हैं जो जंगलों में रहते हैं। तो मोस्टली ट्राइब्स कहाँ पाई जाती है, फॉरेस्ट में। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मैक्सिमम ट्राइब्स कहाँ मिलती है, मध्य प्रदेश, क्योंकि मैक्सिमम फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में है। और अगर आपसे कहे कि मिनिमम फॉरेस्ट कहां पर है, तो मिनिमम फॉरेस्ट पंजाब में है। तो पंजाब में क्या है, मिनिमम ट्राइब पाई जाती है। हरियाणा और पंजाब में ट्राइब 0 है। समझ गए, बहुत सारी ट्राइब हैं। अगर मैं 2011 के सेंसस की बात कर लेता हूं, तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग भारत में 705 ट्राइब्स थी, जो कि अब बढ़ चुकी हैं। किसी को भी ट्राइब का नाम देना और ना देना या उसको हटाना किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ध्यान रखना। एंड टुडे इंडियाज प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू। एंड द्रौपदी मुर्मू इज, क्या है वो, ट्राइब है, ट्राइबल वुमेन है, संथाल ट्राइब से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो आपने सुना होगा ना, अरे आपने एक बात सुनी होगी, एक होता है SC, ठीक है, एक होता है ST, एक होता है OBC, एक होता है जनरल, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास और जनरल। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, STs की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल कितने हैं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, 705 थे, अब बढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इस मुद्दे के ऊपर, है ना, कि ये लोग कैसे प्रिजर्व करते हैं। तो बेसिकली ये जंगलों में रहते हैं, ठीक है, और जंगलों में रहकर ये क्या करते हैं, जंगल को बचाते हैं, उन्हीं के ऊपर लाइफ डिपेंड रहती है। कोई शहद बेचकर काम चला रहा है, कोई पेड़ों की लकड़ियां बेचकर काम चला रहा है, ठीक है। मैं लाल चंदन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कहीं तुम पुष्पा पे चले जाओ कि पुष्पा भी यही कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली उसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे एक एक्ट आया था, सिंपल याद रखना, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट क्या कहता है, 2006 में, शोम्पेन एज सोल लीगली एम्पावर्ड अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, रेगुलेट एंड मैनेज ट्राइबल रिजर्व। चलो इसको थोड़ा सा मैं पीछे ले जाता हूं, है ना, अब समझ नहीं पाओगे। देखो हो क्या रहा है, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, ध्यान समझना, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, कहां पर, ग्रेट निकोबार में। नाम रखा गया निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। याद रखना, अप्रोक्सीमेटली 72
2000 करोड़ रुपीस का क्या है प्रोजेक्ट है, ठीक है, 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में क्या किया जा रहा है, ये आपका देखो इंडिया है, ठीक है, ये अंडमान निकोबार है। इस अंडमान निकोबार में जो निकोबार है ना, इसके अंदर ये जो ग्रेट निकोबार है यहाँ पर ये बनाया जा रहा है। तो बेसिकली इसका पर्पज ये है, एक तो ये जो हमारा अरेबी बेसिकली जो बे ऑफ बंगाल है, सॉरी, इस बे ऑफ बंगाल में हमारी प्रेजेंस बढ़ाएगा, ठीक है, इस बे ऑफ बंगाल में हमारी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाएगा। हम यहाँ पर बेस बना लेंगे, नेवी बेस बना लेंगे, आर्मी बेस बना लेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर बड़े बड़े पोर्ट बना लेंगे, हम यहाँ पर एयरपोर्ट बना लेंगे, हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर लेंगे, तो हमारी पावर मजबूत कर देगा। बट यहाँ पर इस ग्रेट निकोबार में बहुत सारे क्या बने हुए जंगल है, ठीक है, रेन फॉरेस्ट बने हुए हैं, उन सबको काटना पड़ेगा। और जब जंगल को काटना पड़ेगा तो इन बेचारे आदिवासियों को, जंगली जो बेसिकली आदिवासी लोग हैं, जो ट्राइबल लोग, इनको हटाना पड़ेगा। और अगर इनको हटाना पड़ेगा तो इनका जैसे तुमने रिहेबिलिटेशन कर दिया, मतलब हटा दिया उनको, तो क्या हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो वहाँ सर्वाइव करे ना करे कोई मतलब नहीं है। तो हमें अपने आप को एम्पावर करने के चक्कर में इन लोगों को लूटना नहीं है, ये कहने की कोशिश की जा रही है, मतलब हमें इनका भी ध्यान रखना है। तो ये मुद्दा बहुत पुराना है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 72,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। हम अपने आप को एम्पावर करना चाहते हैं, कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल के अंदर, कौन सी जगह पर, ग्रेट निकोबार के अंदर, ठीक है। क्या नाम है प्रोजेक्ट का ये नाम है, ठीक है। कहाँ पर बनेगा, मलक्का स्ट्रेट के पास बनेगा, ठीक है। 2-4 बेसिक बातें याद रखना, थोड़ा सा आगे चलते हैं, आप समझ जाओगे, ठीक है। इसको पढ़ोगे, सब लिखा है इसमें। मैंने कहा कि यह है अंडमान निकोबार, ठीक है। इस अंडमान निकोबार में समझना, ये सैडल पीक, ठीक है, मिडल बटन आइलैंड है, ये नॉर्थ बटन आइलैंड है, ये साउथ है, रानी झांसी मैरीन है, माउंट हैरिएट है, ठीक है, महात्मा गांधी मैरीन है, ठीक है। और यहीं पर क्या बन रहा है, ये है ग्रेट निकोबार। और इस ग्रेट निकोबार में याद रखना 2 नेशनल पार्क है, कैंपबेल नेशनल पार्क और गलेथिया नेशनल पार्क। आपसे पूछ लेगा रिसेंटली ये नेशनल पार्क देखे गए थे, कहाँ है, सीन इन द न्यूज, तो बता देना यहाँ है, ठीक है, समझ गए। और नेशनल पार्क क्या होते हैं, जहां पर आप किसको प्रिजर्व करते हो, वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करते हो, ठीक है, यानी कि एनिमल को प्रिजर्व करते हो, वाइल्ड लाइफ कह सकता हूं, और प्लस इसमें प्लांट को प्रिजर्व करते हो। तो सोचो, एक तरफ तुम नेशनल पार्क बना के हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हो ताकि उनको बचाया जा सके, दूसरी तरफ हम उनको तोड़ रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर रहने वाले जीव, फ्लोरा, फोना, एनिमल, सबको क्या होना पड़ेगा, बर्बाद होना पड़ेगा, पहली बात। तो हमें उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, हमें अपने आप का डेवलपमेंट करने के लिए उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नेशनल पार्क है, याद रखना। एक यहाँ पर क्या बना हुआ है, तो एक यहाँ पर वो बना हुआ है, क्या कहते हैं उसको, बायोस्फीयर रिजर्व भी बना हुआ है। क्या नाम है उसका, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व भी बना हुआ है, ठीक है। और अगर पूछे कितने बायोस्फीयर रिजर्व है भारत में, तो याद रखना, इन इंडिया देयर आर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। पहला कब बना था, तो पहला बना था 1986 में, कौन सा, नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। और लास्ट कौन सा बना था 2010 में, तो याद रखना पन्ना, ठीक है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना बायोस्फीयर के नाम से, पन्ना के नाम से क्या बना हुआ है, ये आपका एमपी में, ध्यान रखना, क्या बना हुआ है, एक नेशनल पार्क भी है। एक बायोस्फीयर वो होता है, याद रखना, जिसमें मल्टीपल नेशनल पार्क हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल यहाँ पर वेटलैंड्स हो सकते हैं, ठीक है, जिनको रामसर साइट कहा जाता है, मल्टीपल यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है। उस कंबाइंड इलाके को हम क्या देते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व 18 है, ठीक है, पहला ये था, लास्ट ये था। और आउट ऑफ 18 12 किस में है, यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी एडिड है। ये आपने एनवायरमेंट की क्लासों में पढ़ा होगा, समझ गए। तो इनको भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, जो कि बड़ा कंसर्न है। और इन्हीं के अंदर, जंगलों के अंदर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर कौन रहता है, एक ट्राइब रहती है जिसका नाम है शोम्पेन ट्राइब। एंड शोम्पेन ट्राइब जो है मोस्ट आइसोलेटेड ट्राइब है अर्थ के अंदर, अर्थ के ऊपर मतलब। और ये पीवीटीजी के अंदर आती है, याद रखना, टोटल ट्राइब 705 है, पीवीटीजी के अंदर कितनी है, तो पीवीटीजी में 75 है, ठीक है। हमने कई बार इसको डिस्कस भी किया है, ठीक है। अब अल्टीमेटली ये जो शोम्पेन ट्राइब है, आपसे पूछेगा रिसेंटली शोम्पेन ट्राइब वाज सीन इन द न्यूज, कहां पर रहती हैं, तो निकोबार यानी अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, सिंपल याद रखना। अब एक एक्ट आता है जिसका नाम है फॉरेस्ट राइट एक्ट। ये फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या करता है, उस पर्टिकुलर जंगल में रहने वाले ट्राइब को, उस पर्टिकुलर जंगल में रहने वाले ट्राइब को ये अथॉरिटी देता है, ये उसको अथॉरिटी देता है कि वो उस पूरे रिसोर्सेज का क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। तो शोम्पेन ट्राइब के राइट्स का भी वोलेशन हो रहा है, क्योंकि वहां के जंगलों को क्या किया जा रहा है, काटा जाएगा। आपने एक चीज पढ़ी होगी, चलो मुझे बताना, घर का क्वेश्चन है, अगर तुमने पढ़ा होगा अच्छे से तुम्हें याद होगा, जो पेड़ यहां से हटेंगे, जैसे मैंग्रोव्स है, आपने देखा होगा मैंग्रोव्स क्या होता है, तो मैंग्रोव्स बेसिकली किसे कहा जाता है,
सुंदरी का पेड़ होता है ना, जो कि आपने देखा होगा कि इधर से गंगा आती है, ठीक है, इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, जहां मिलती है वहां क्या बनता है, तो सुंदरबन का डेल्टा। और जो सुंदरबन है बेसिकली उसको सुंदरबन क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो पेड़ होता है वो सुंदरी का पेड़ होता है, जिसे मैंग्रोव्स कह दिया जाता है। और इसकी खासियत क्या होती है, इसकी जड़ें पेड़ पानी से बाहर आ जाती हैं तो सुंदर दिखता है, और इसमें मछलियां वगैरह ट्रैप हो जाती हैं, तो फिश प्रोडक्शन में इनमें बहुत आसानी होती है। इसलिए सरकार इसको पूरी कोस्टल लाइन पर लगाने के लिए भी प्रोग्राम बना रही है, बना चुकी है, ठीक है। ये भी खराब हो जाएंगी, ठीक है, तो मैंग्रोव्स को भी नुकसान है, इनको भी नुकसान है। अब मुझे बताना कि जो पेड़ यहां से हटाए जाएंगे, जो पेड़ यहां से हटाए जाएंगे उनको कौन से स्टेट में लगाया जाएगा, कहां लगाया जाएगा। जो पेड़ वहां से हटेंगे निकोबार से इस प्रोजेक्ट के अंडर, उसको कहां शिफ्ट किया जाएगा, ये मुझे कमेंट करके बताना, अगर आप पहले पढ़ चुके हो। अगर आपने ये आर्टिकल भी पढ़ लिया न्यूज़ में तो आप समझ जाओगे, ठीक है। और अगर पूछे कितनी पॉपुलेशन है इनकी सोमपेन ट्राइब की, तो लगभग 229 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकती है, सिंपल याद रखना। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।